हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आपके सामने हम फिर से आए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की जो परीक्षा है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी जो है एक विज्ञापन निकला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये इनकी विज्ञापन संख्या है। CET इन्होंने कहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड परीक्षा का है और ये दिनांक जो है 6/8/2024 का है। इसका है समान पात्रता परीक्षा, यानी कि CET ये करा रहे हैं, स्नातक स्तर की। तो बोर्ड द्वारा जो है राजस्थान के जो है CET कराने के लिए जो है 2024 की जो है वो निर्धारित जो निर्धारित प्रपत्र है उस पर जो है अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आमंत्रित कर रही है। तो ये देखिएगा सेवा कौन कौन सी है। राजस्थान होम गार्ड के अधीनस्थ सेवा है भाई, प्लाटून कमांडर के पद होंगे इसमें। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई विभाग है, सिंचाई सेवा है इसमें। जिलेदार और पटवारी के पद होते हैं। राजस्थान अधीनस्थ सेवा जो है इसमें कनिष्ठ लेखाकार होते हैं। तो ये सबका जो है CUET के माध्यम से करा रही हैं यहाँ पे। देखिए दूसरा है राजस्व लेखा के जो है वो तहसील राजस्व लेखाकार होते हैं। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जो है ये पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के होते हैं। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा जो ये पर्यवेक्षक के होते हैं। और कारागार अधीनस्थ सेवा जो ये उप जेलर स्तर के पद इसमें होते हैं। और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ के छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पद होते हैं। और राजस्थान भू अभिलेख भू प्रबंधन उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा जो पटवारी के पद होते हैं इसमें। और राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी के पद होते हैं। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन जो बोर्ड है सेवा है वो कनिष्ठ लेखाकार के इसमें जो है पद जो है इसमें दिए जाते हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए, जो पात्रता परीक्षा है इसमें इन्होंने लिखा कि नोट भी लिख दिया है कि जो CUET है 2022 के अलावा ग्रुप 6 के विभाग की अधिसूचना दिनांक 18/11/22 के क्रम में राजस्थान के जो है अधीनस्थ की पटवारी ग्राम विकास पंचायत राज विभाग की अधिसूचना 4/9 के क्रम में राजस्थान की जो सेवा है, राजस्थान में जो पंचायती राज की जो सेवा है ग्राम विकास अधिकारी और कृषि विपणन के कार्यालय 7/6 के इनका जो है बोर्ड है, इनका एक संशोधन कोई हुआ था 1977 संशोधन के अंतर्गत जो है ये कनिष्ठ लेखाकार के पद को समान पात्रता स्नातक स्तर 24 में शामिल किया गया। तो ये इनका एक नोट था जो पहले से जो है इसमें नहीं था, लेकिन उसको संशोधन के अकॉर्डिंग जो इसमें इस वाले पद को जो है कनिष्ठ लेखाकार के पद को समान पात्रता में जो है शामिल कर लिया गया था। अब इसमें जो है आप जो है भरेंगे इसके लिए, ये जो है ये एक एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको जो है केवल स्कोर परीक्षा होगी। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इतने जो पद है ना, ये जो हमने बताए हैं कि पद 1 से लेके 11 तक, ये केवल आपको इसमें बैठने के लिए पात्रता है परीक्षा। इसमें बैठने के लिए परीक्षा है ये। और इसमें जो है परीक्षा में उपस्थित होने में स्कोर अर्जित करना लेना मात्र ही उसे नौकरी गारंटी नहीं देता। मतलब जो है भाई इसमें आप बैठेंगे, नौकरी की गारंटी इसमें नहीं है, केवल आपको स्कोर मात्र लेना ही जरूरी नहीं है। उसमें जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना बेहतर आप इसमें जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। भाई जो भी अभ्यर्थी है वो दोनों में उपस्थित हो, जहाँ भी आवश्यकता होगी उन्हें आहरित करना होगा। और सुसंगत सेवा नियमों के अधीनस्थ अन्य कसौटी पर जो भी उनकी कसौटी है जो जो लेते हैं, चाहे वो इंटरव्यू लें, चाहे वो रेस लगाएं किसी में, चाहे वो एग्ज़ाम लें, वो सारी चीज़ें आपको जो है करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है इसमें लिखा है कि जो इस परीक्षा में सम्मिलित पदों की भर्ती के लिए विभागीय नियमों एवं परीक्षा नियमावली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के क्रम में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा की सेवा नियमावली के अनुसार की जाएगी। CET तो आपको पास करना ही होगा अगर आप राजस्थान में उन पदों पे आप जाना चाहते हैं। तो CET आपको ग्रेजुएशन लेवल की आपको पास करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप उस विभाग में जो है अप्लाई करेंगे, तभी आपको जो है कुछ उसमें मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको नौकरी की गारंटी नहीं देता, इसलिए इन्होंने ये वर्ड लिखा था यहाँ पे। स्कोर आपको जो है अर्जित स्कोर करना है ठीक से। तो समान पात्रता के लिए कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, ये वर्ष में एक बार ही आयोजित की जाएगी। और जो स्कोर है इसका, ये जब भी इसका परिणाम आएगा उससे 1 वर्ष के अंतर अंतर ये जो है मान्य होगा।
बोर्ड के द्वारा जो समस्त अभ्यर्थी के अंक हैं जो समान पात्रता में उपस्थित हुए हैं को प्रकाशित, सभी के जो अंक जो दिखाए जाएंगे वो सभी रिजल्ट आएगा तो सबको पता ही चल जाएगा कौन कितने नंबर पाया है। तो इसमें उपस्थित होने की समान पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निबंधन नहीं है। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा के अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। आप इसमें जैसे भाई किसी ने पिछली बार का कर रखा है, उसका स्कोर का भी टाइम है कि भाई मेरा स्कोर अभी पूरा नहीं हुआ है एक साल पूरा नहीं हुआ जैसे स्कोर की है, तो वो भी इसमें बैठ सकते हैं, वो अपना स्कोर सुधार सकते हैं, हो सकता है उनका जो अच्छा मिल जाए। अगर इस इन्होंने आगे लिखा है कि अगर स्कोर की वैधता समाप्त नहीं हुई है तो पूर्व में पात्रता 2022 की स्कोर की जो अवधि है परिणाम की दिशा के 1 वर्ष पूर्ण हो जाने से समाप्त हो चुकी है। तो भाई जिन्होंने 2022 की जो परीक्षा कराई थी ये बता भी रहे हैं कि भाई उसकी अवधि जो अब समाप्त हो चुकी है, अब आपको नया भरना ही भरना है, तो इसी में आप जो है अप्लाई करिए। और इन्होंने कहा कि यदि सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, कम से कम आपको 40% प्राप्त करने हैं, तथापि SC ST अभ्यर्थी को न्यूनतम 5% अंक की शिथिलता उपलब्ध होगी। इन्होंने यहाँ पे 5% SC ST के लिए पास होने के लिए क्या है, नौकरी की गारंटी नहीं है। देखिए जो बच्चे यहाँ पे चाहे वो सामान्य कैटेगरी के हों चाहे वो SC ST कैटेगरी के हों, ये जो है पास होने से या स्कोर में केवल पास मार्किंग तक आप पहुंच गए 5 का मतलब लेके, तो अब ये ऐसा नहीं है कि आप जो है ओल्ड टाइम है और आपके पास जो है 5 नंबर का कम नंबर्स लेके जो है परसेंट लेके आप 5% अंक कम लेके पास हो गए हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी, ये गारंटी नहीं। क्योंकि आजकल जो मेरिट है वो सामान्य और SC ST की मेरिट लगभग लगभग समान होती है, कहीं कहीं तो SC ST की मेरिट भी ऊपर होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो सामान्य पात्रता में जो 2024 के हैं, जो भी पद उल्लेखित पद हैं, किसी पद की भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होंगे जो उस पद भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा के नियमों के यथाविहित होंगे। ऐसा नहीं है भाई आपको पता चला कुछ दूसरे में लेखा में जाना है और आपके पास आर्ट की डिग्री है तो आप उसमें चले जाएंगे सीईटी पास करके, नहीं, सीईटी तो आपको पास करना ही करना है। सीईटी के बाद आपको फिर उस विभाग की जो जिस सेवा में आप जाना चाह रहे हैं उसके नियम और उसकी शैक्षिक योग्यता वही होगी जो वो पहले से डिसाइड है। ऐसा नहीं कि आपने सीईटी कर लिया था आप उसमें चले जाएं, केवल सीईटी आपको जो स्कोर अर्जित करने के लिए यहाँ पे जो है दिया जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आप जो है नौकरी लग जाती तो ठीक है, नहीं तो भैया अगले साल फिर सीईटी करिए। यही यही अब चलता रहेगा इसमें जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। तो अच्छा यही है कि आप अपने स्कोर को बढ़िया करिए। नेक्स्ट है समान पात्रता परीक्षा 2024 में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह स्नातक 2024 में शामिल जो सम्मिलित हैं किसी पद हेतु आर्य शैक्षिक आर्यताओं आदि यदि कोई हो के संबंध शर्तें पूर्ण करती हो, समान परीक्षा के लिए अनुगत किया जाता है अभ्यर्थियों की पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं है। इन्होंने भाई इस वर्ड में जो है ये कहा है कि जो आपने है पता चला कि आपने सीईटी पास कर लिया और जो ऊपर के पद हैं उनमें से आप उन पदों की किसी भी शैक्षिक योग्यता को पास नहीं करते, भले ही आपके नंबर किसे नहीं आ जाए, तो आप ये भाई जॉब कौन से मिलेगी, तो आपका स्कोर कार्ड तो बेकार हो गया ना। तो भाई अपनी पहले ना वो सीईटी में केवल वो देख लीजिए जो ऊपर के पद उन्होंने 11 पद दिए हैं एक से लेके नीचे तक, चाहे वो पटवारी है, ग्राम पंचायत का है या किसी का भी है, तो आप पंचायती राज वगैरह का कि जिसका भी है तो आप उसमें ये देख लीजिए कि आप उसकी पात्रता की शर्तों को पूरे करते हैं नहीं, वो पात्रता है या नहीं आपके पास कि भाई हम यहाँ पे सीईटी पास करने के बाद उसमें हम ज्वाइन कर लेंगे, उसकी योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो आवेदन करना है और आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए फॉर्म लिए जाएंगे, जो ऑनलाइन की बात अब यहाँ पे करने लगे हैं, तो उसके राज्य के निर्धारित ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन स्वयं कर लें तथा उपरांत उसके बाद ही अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। भाई एक बार आप जो है ना ये जो हम बता रहे हैं इन पे विशेष ध्यान दो। आपको लगता है कि हम वैसे ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है आपके लिए, तभी तो आप भर पाएंगे। बाद में फिर समस्या होती है कि नहीं हमारा फॉर्म खराब हो गया है और भाई हमारा जो फोटो खराब हो गया, हम अपलोड नहीं कर पाए, हम केवाईसी नहीं कर पाए, हम पैसे नहीं जमा कर पाए, इतनी सारी समस्याएं होती है, तो आप उस चीज़ों को देखिए यहाँ पे। तो ऑनलाइन जो बोर्ड है ये देखिए इस वाली साइड से ये करा रहे हैं या ये वाली साइड पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट उपलब्ध है, ऑनलाइन लिंक दिया है, वही सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखा रहे हैं ना वही सब करना है।
ओटीआर आपको बना हुआ नहीं है तो भर्ती से पहले भैया ओटीआर जरूर कर लिए। जितने इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना सर्वप्रथम ओटीआर कर लें और उसका शुल्क भी जमा कर दें, और ओटीआर की केवाईसी सेक्शन में अपना लाइव फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर दें। इसके लिए अभ्यर्थी को ओटीआर टैब का उपयोग कर स्वयं का ओटीआर भरना होगा। तो भाई सबसे पहली बात है, आप यहाँ पे जो ओटीआर भर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो केवल ओटीआर की एक बार ही बात की गई है, यहाँ से लेकर केवल ओटीआर के बारे में ही बात कर रहे हैं ये। और इसमें और क्या बोला गया है, इसमें देखिए और बोला गया है कि बोर्ड को परीक्षा में ओटीआर रजिस्ट्रेशन की लाइव फोटो दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थियों की स्वयं हस्तलिपि का नमूना अपलोड कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो भाई जब ओटीआर आपका लाइव फोटो खींची जाएगी, ठीक है ना, ओटीआर तभी होगी आपकी जब लाइव फोटो खींची जाएगी और स्वयं का हस्ताक्षर का जो नमूना भी अपलोड किए जाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। यदि अध्यार्थी का पूर्व में ओटीआर बना हुआ है तो उसे ओटीआर को अपडेट कर लेना भाई, और ओटीआर में जो भी कोई है दिक्कत है तो आप उसको जो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इस बार में है ओटीआर करना है, लाइव फोटो ले ले भाई। इसमें लाइव फोटो करना, अभ्यर्थी को टेक फोटो करना है। वहां पे जैसे आप जाएंगे तो टेक फोटो का बटन दबाकर उस कैमरे के सामने सीधे बैठना होगा और उसका अधिक से अधिक चेहरा जो फोटो आए हुए आंखों की पलकों को झपकाना होगा, तब कंप्यूटर स्वतः ही आपका फोटो जो कैप्चर कर लेगा। ये लाइव फोटो अब ले रहे हैं तो लाइव फोटो के लिए आपको ओटीआर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तभी होगा जब आप इसको कर पाएंगे। लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट और ई केवाईसी के बाद उसे नहीं बदला जाएगा। तो भाई उसको एक बार आप बना देंगे तो वो बदला नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। और क्या बोला इन्होंने, साथ ही अभ्यर्थियों को हस्तलिखित नमूने को अपलोड भी कराया जाएगा, जो हाथ से लिखा जाएगा। जो स्क्रीन पर हेड राइटिंग के अंतर्गत सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा, इस लिंक को क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तलिखी जो नमूना है उसको प्रारूप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो भी निर्देश दिए गए भाई लिख के ना ओटीआर कंप्लीट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी जो यहाँ से यहाँ तक जो है ओटीआर से संबंधित जो है आ गई है। अब ओटीआर ही चल रहा है यहाँ से। फिर यदि इसके बाद क्या है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो वही मूल जो चीज़ें हैं उसको क्या क्या बनानी होंगी। तो यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ सहमति घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र में 3 चीजें दी गई हैं, पिताजी के नाम, स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल को सत्यापित कराना होगा। जैसे मूल प्रमाण पत्र है, डोमोसाइल है या बोनाफाइड प्रमाण पत्र है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। फैच बटन दबा के डिजिटल लॉकर के माध्यम से 10वीं की बोर्ड की मार्कशीट को जोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जो उत्तीर्ण वर्ष दर्ज का स्वयं सत्यापित आपको करना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी जो है उपरोक्त में से किसी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है, उन्हें निम्न घोषणा करनी होगी। क्या मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा या होऊंगा या होऊंगी। महिला या पुरुष कोई भी हो वो जा सकते हैं भैया। 1.5 घंटा पहले आप चले जाइएगा अगर आपकी ये समस्या है। इसके बाद जो है आपने ओटीआर भर दिया है, पंजीयन शुल्क जमा कर दिया है। एक बार पंजीयन शुल्क जमा करने के बाद जो है किसी भी तरह के भुगतान लांबित रहने का सत्यापन का समय रहते हैं तो अभ्यर्थी की स्वयं जिम्मेदारी है भाई। वो सारी जिम्मेदारी, पैसे नहीं पहुंचे उनके पास, आपके खाते से कट गए हैं, ट्रांजेक्शन हो गया है, तब भी जिम्मेदारी वो आपकी ही होगी। ईमेल इसमें बोला गया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना वही रखें, उसी पे सूचना भेजी जाती रहेंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो एप्लीकेशन आईडी को अंकित कर ले, कहीं पे लिख लें उसको, ठीक है ना। उसका प्रीव्यू देख के सबमिट कर दें। आपको सब चीज़ें बिल्कुल सही कर लेनी चाहिए है। ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। ये वही बात होगी कि ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है, आप उससे जो है कुछ भी चीज़ों को आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्यालय में जो है ये टोल फ्री नंबर है शिकायतों के लिए 181, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता वे ऑनलाइन भरी हुई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप माना जाएगा जो भी आवेदन तो भरेगा, ठीक है। तो भाई इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, कोई भी तथ्य छुपाना नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट इन्होंने सब दे रखी है कि जहाँ से आपको जो है अपना परीक्षा के लिए सीईटी के लिए भरना है। वही बात हमने बता दी कि एक बार पंजीयन शुल्क जमा करना जो निर्धारित होगा। तो उसके बाद जो है सामान्य के लिए 600 रुपये मांग रहे हैं यहाँ पे, SC ST के लिए भाई 400 रुपये मांग रहे हैं, और समस्त दिव्यांगजन के लिए भी भाई 400 रुपये मांगे। यहाँ पे बिल्कुल कोई छूट वूट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। पंजीयन शुल्क तो ये ले ही रहे हैं सबसे।
अब देखते हैं इसमें कि समान पात्रता परीक्षा में ये सीईटी में कौन कौन से विभाग आ रहे हैं। रक्षा विभाग आ रहा है जिसमें प्लाटून कमांडर है, जल संसाधन है, ये हमने पहले ही बता दिया था। ये पद जो है, ये तो विभाग है आपके, 11 विभाग है और 11 टाइप के इसमें जो है पद आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप इसमें जो है सीईटी में अगर इसकी शैक्षिक योग्यता का आप इसमें जरूर भरिएगा। विशेष दिया गया कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि जो है इसमें महिलाओं के लिए बोल दिया है कि भाई 30% जो है उसको आरक्षण इसमें जो है मिला जाएगा। लेकिन आपको तो तैयारी अपने हिसाब से करनी है ना, इसमें आप लगे रहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जरूर। देखिए ओबीसी के लिए भी यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए भी बोल दिया है, एससी एसटी वालों के लिए बोल दिया है। भाई जितने भी लोग हैं उनके जो भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो एससी एसटी का हो, ओबीसी का हो, वो तो आपको जमा करना ही पड़ेगा ना। वो तो ऑनलाइन ही होगा। इसमें जो भी प्रतिशत की बात कर रहे हैं यहाँ पे रिजर्वेशन में, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो उनके आश्रितों को लाभ दिया जाना है, वो भी उनके जो भी नियमानुसार है वो सब चीज़ें उनको मिलेंगी। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप इस फॉर्म को भरिए और बहुत अच्छा है ये फॉर्म। इसमें ज़बरदस्त पोस्ट है। देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे अलग से योग्यता दी गई है। ओलंपिक गेम वाले हैं तो उनके लिए अलग है, दक्षिण एशिया वाले, विश्व कप वाले, सब चीज़ें अलग अलग इसमें जो है दी गई हैं। स्कूल में मेडल जीता है वो, इंडियन ओलंपिक में मेडल एसोसिएशन में मेडल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में अगर कोई भी मेडल जीता है तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए जो वो भी बात इसमें बताई है। पात्र और शैक्षिक योग्यता इन्होंने पहले ही कहा था कि स्नातक या उसके समतुल्य जो है इसकी आपकी जो है परीक्षा में आपको पास होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी पास होंगे उसको जो तभी आप जो है आगे की वैल्यू में आप बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपका जो अभ्यर्थी भले कितना अच्छा स्कोर पास कर लें, अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता नहीं तो उस स्कोर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है बस हमारे लिए तो यही थी जो चीज़ें थी। आयु की बात कर लेते हैं हम तो 1/5 से 1/5 नहीं 1 जनवरी 25 को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, आवेदक की समान स्नातक स्तर की परीक्षा की बात कर रहे हैं भाई। 1 जनवरी 2025 ले गए, अभी तो 2024 ही चल रहा है। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चाहे या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो लोग इसमें जो है पात्र माने जा रहे हैं भाई। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान रखिए और हम आशा करते हैं कि आप जो इसमें फॉर्म भरेंगे तो वो आप पास हो ही जाएंगे इसमें और अच्छा स्कोर जो प्राप्त कर लेंगे। पंजीयन शुल्क जमा करने की बात है वो हमने पहले ही बता था। परीक्षा का आयोजन की बात है भाई, देखो ये परीक्षा का आयोजन कैसे किया जाएगा। परीक्षा एक से अधिक चरणों में भाई आयोजित होगी और दिनांक इन्होंने दिया है 1/9/24 से 28/9/24 तक जो है परीक्षा केंद्रों की जो है परीक्षा आवंटित केंद्रों पर परीक्षा करवाई जाएगी। 25/9 से 28/9 तक। और कई कई चरणों में चूंकि परीक्षा होगी तो इसलिए भाई नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा। प्रवेश पत्र जो आपको ई प्रवेश पत्र डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजाएगा, ऑनलाइन से ही आपको जो है निकाला जाएगा जो भी प्रवेश पत्र आपका है। विशेष नियुक्तियों की अयोग्यताएं भाई, अयोग्यताएं तो वो है कोई गलत दे देता है, एक से अधिक जीवित पत्नियां होती हैं, ठीक है। और किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से ब्याह किया जिसकी पहले से पत्नी जीवित है, तो वो सब जो इस पे से डी बार हो जाएंगे। इस टाइप की चीज़ें हैं जो सभी में होती हैं, वही चाहिए चीज़ें हैं इसमें। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दे दिए हैं इन्होंने। और इसके बाद जो है और आप देखेंगे इसमें तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए इन्होंने बोल दिया भाई कि जेपीजी फाइल का होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए, जेपीजी फाइल में रहेगी। और फाइल का आकार 50 से 100 KB से ज़्यादा का ना हो। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। हस्ताक्षर को भी अपलोड करने के लिए इन्होंने बात की है कि 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग की जो स्याही है उसी से भरा हुआ होना होना चाहिए। और जो जेपीजी फाइल में ही होगा वो भी 20 से लेकर 50 के बीच में जो है होना चाहिए। जी जेपीजी फाइल है ये कंप्यूटर वाले जिससे आप भरवाएंगे वो सारी चीज़ों को इनको जो कर देंगे। आप अपने हिसाब से जो है उनको फोटो दे दीजिए और अपना जो सिग्नेचर है वो करा दीजिए। ऑनलाइन आवेदन की संशोधित प्रक्रिया, ये तो संशोधित अगर होगी तो वो संशोधन आपके लिए जो है 1-2 दिन बाद जो है ओपन हो जाएगा। बाकी इसमें जो है जितना भी हमने देना था वो सब दे दिया है। बस इसमें एक ये चीज़ रहती है परीक्षा स्कीम में जो है प्रश्न पत्र जो है वो भाई 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर के होंगे। 150 प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा और 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। उसमें विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ साथ राजस्थान और भारत का इतिहास पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास भी पूछा जाएगा, कला, संस्कृति, साहित्य
परंपरा और विरासत पूछी जाएगी, भारत का भूगोल पूछा जाएगा, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ साथ भारतीय राजनीति के बारे में जो व्यवस्था है उसके बारे में पूछा जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटना पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 1/3 जो है नंबर यहाँ नकारात्मक अंक जो है काटा जाएगा है। सभी जो प्रश्न से बहुविकल्पी इसमें जो है होंगे। पाठ्यक्रम इन्होंने यहाँ पे दे दिया, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में ये पूरा दे दिया, यहाँ पे राजस्थान का इतिहास के बारे में पूरा दे दिया है। आप इसी को पढ़िएगा, ये पूरा जो इस एडवर्टाइजमेंट में है, तो एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान कौन सा, सामायिक घटना कौन से पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे दी है, ये सब बोर्ड पे मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस फॉर्म को भर के अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त करें, ताकि आप जो है एक अच्छी नौकरी पा सकें। आज के लिए हम यहीं पर आपके साथ, धन्यवाद। नेक्स्ट में हम फिर से मिलेंगे।